तो स्वागत है आप सभी का अजीत निराला यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हमारा ये सीडीपी का अगला लेक्चर रहेगा। इस लेक्चर में जो है हम आज देखने का प्रयास करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है जी, ये हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये क्या है, छोटा सा चैप्टर है लेकिन क्वेश्चन इससे जो है बहुत ज़्यादा आता है, तो ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको लगातार जो है सीजी टेट या शिक्षक भर्ती जो भी अभी पेपर दिए होंगे, आप सी टेट दिए होंगे, उसमें इससे क्वेश्चन जो है आना बिल्कुल लगभग तय है साथियों। तो चलिए बिल्कुल, और चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें दोस्तों, क्योंकि जब भी मैं नया कुछ लेक्चर डालूंगा आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा जी, है ना। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए आज ये शुरू करते हैं इस लर्निंग डिसेबिलिटी को पढ़ना। देखिए दोस्तों, तो ये हमारा लर्निंग डिसेबिलिटी है। इसमें मैं जो है जितना इंपॉर्टेंट डिसेबिलिटी था उसको एक जगह समाहित कर दिया हूँ, ताकि आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इस पीडीएफ को मैं अपना टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, वहाँ आप जाइएगा और जो है क्या कीजिए, उसको डाउनलोड कीजिए तो सीधा पढ़ना चालू कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो मैंने क्या किया है कि सभी को एक जगह जो है समाहित करके रख दिया है साथियों। तो चलिए देखते हैं। पहला जो है आपका है, मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी में इसको बोलते हैं हिंदी में अधिगम अक्षमता, है ना। तो इसमें आपका जो है दोस्तों सबसे पहले डिसलेक्सिया, इसको 50 बार पूछ चुका है साथियों। खास तौर से याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिसलेक्सिया। ठीक है जी, इसका पूछेगा क्या से संबंधित है, तो ये पढ़ने तथा ये जितने जो आप पढ़ेंगे ना इससे संबंधित है, इसमें अक्षमता संबंधित है ना। तो पढ़ने में कठिनाई जो होती है वो डिसलेक्सिया की वजह से होती है। आप इसमें क्या करेंगे, सा को जो है वाज वाज को जो सा इस टाइप से पढ़ने का देखते हैं, तो ये डिसलेक्सिया को याद रखिएगा, पठन संबंधी विकार है। पठन संबंधी विकार है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, तो पठन संबंधी अक्षमता है या उससे संबंधित जो है ये डिसेबिलिटी है। लर्निंग का डिसेबिलिटी डिसलेक्सिया जो है पढ़ने संबंधी जो है ये विकार है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। दूसरा है हमारा डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में याद रखिएगा साथियों, ये जो है लिखने संबंधी विकार से संबंधित है। आप देखिए यहाँ पे कैसे कैसे थोड़ा सा ट्रिक लगा के आप याद करिएगा तो बन जाएगा। डिसलेक्सिया में कोई ट्रिक नहीं, सीधा आप इसको याद कीजिए, है ना। ये क्या है, पढ़ने से संबंधित विकार है। इसमें जो है आप जो भी आप पढ़ेंगे त्रुटि करेंगे, ये किससे संबंधित पूछेगा तो ये याद रखिएगा डिसलेक्सिया। डिस्ग्राफिया में ये याद रखिए, जब भी आप कोई ग्राफ बनाएंगे तो क्या करते हैं दोस्तों, उसको लिख के बनाते हैं। उसको क्या करते हैं, लिख के कोई ग्राफ बनाने का प्रयास करते हैं। इसलिए जो है इसका छोटा सा ऐसा ट्रिक करके याद रखिएगा। डिस्ग्राफिया, ग्राफिया लिखे रहेगा तो ग्राफ को कैसे करके बनाना है, लिख के बनाना है। इसलिए लिखने संबंधी विकार जो है डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों अगला है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया के अंतर्गत ये होता है साथियों, आप यहाँ पे देखिए नाम में ही छुपा है डिसकैलकुलिया, मतलब कैलकुलेटर। आप जब भी कुछ गणितीय गणना करेंगे उससे क्या करेंगे, आप जो है गणितीय गणना करने के लिए क्या करते हैं, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है पूछेगा तो याद रखिएगा गणितीय गणना से। ये एक छोटा मोटा ट्रिक मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जब भी आप पेपर को सॉल्व करेंगे आपके दिमाग में ये चीज़ें स्ट्राइक करेंगी और उससे क्वेश्चन जो है आपका बन जाएगा। हमको सिर्फ क्वेश्चन बनाना है साथियों, पूरा जो है ज्ञान का भंडार अपने दिमाग में नहीं रखना है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं और सबको जो है दिमाग में आप नहीं रख सकते। इसलिए कुछ कुछ छोटा मोटा जो है ट्रिक जैसा भी है आप इसको देखते जाइए, सुनते जाइए थोड़ा सा, तब वहाँ से आप उस क्वेश्चन को पकड़ लेंगे। तो मैंने बोला कि सबसे पहले डिसलेक्सिया, ये पठन संबंधी विकार है, इसको सीधा से याद करना है, कोई दिक्कत नहीं है। डिसग्राफिया में ये बताया था कि ये लिखने संबंधी विकार है। जब भी आप ग्राफ बनाएंगे तो क्या करेंगे, थोड़ा सा लिखेंगे, इसलिए ये ग्राफिया। कैलकुलिया, डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है, याद रखिएगा ये गणितीय गणना से संबंधित है दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को एकदम तीनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट है अगला हमारा जो है डिस्मोर्फिया। ठीक है जी, इसमें क्या होता है, ये भ्रम वाली स्थिति है। समझ रहे हैं दोस्तों, डिस्मोर्फिया किससे संबंधित है, भ्रम वाली स्थिति है। याद रखिएगा, मोर को देख के क्या हो गया है, भ्रम हो गया है, ऐसा करके बोलते हैं। तो इसलिए डिस्मोर्फिया क्या है, भ्रम वाली स्थिति है। नेक्स्ट हमारा अगला अगला देखिए, अगला है साथियों हमारा जो है डिस्फेसिया, है ना। डिस्फेजिया बोलते हैं या डिस्फेसिया बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। याद रखिएगा डिस्फेजिया किससे संबंधित है, तो ये बोलने से संबंधित विकार है दोस्तों। बोलने तथा भाषा से संबंधित क्या है, ये विकार है, जो सही से अपने विचार को क्या करते हैं, बोल नहीं पाते हैं, इससे संबंधित है। तो डिस्फेजिया, ठीक है, डिस्फेसिया बोलते हैं या डिस्फेजिया, बोलने संबंधी ये विकार है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला है हमारा जो है डिस्प्रैक्सिया। ठीक है, डिस्प्रैक्सिया ये किससे संबंधित है पूछेगा तो ये शारीरिक जो कौशल से संबंधित विकार है। शारीरिक जो कौशल होगा उससे संबंधित ये विकार है दोस्तों, याद रखिएगा, शारीरिक कौशल से संबंधित ये विकार है। नेक्स्ट है हमारा जो है डिस्थेमिया, है ना। ये किससे संबंधित है पूछेगा तो याद रखिएगा ये जो है तनाव से संबंधित है। डिस्थेमिया बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। डिस्थेमिया किससे संबंधित है पूछेगा तो याद रखिएगा ये तनाव से संबंधित है। क्या कर रहा है दोस्तों, अभी जो है पैटर्न है इसमें जो है आपको मिलाने के लिए दे रहा है ना। चार्ट इधर का जो है आपका लर्निंग डिसेबिलिटी देगा और मिलाइए बोलेगा, तो इसमें ये काम आएगा, इसलिए इन चीज़ों को आप याद रखते चलिए।
चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है डिस्थेमिया किससे संबंधित पूछेगा। तो दोस्तों अभी मैंने बताया आपको तनाव संबंधित है। और याद रखिएगा प्रोजेरिया किससे संबंधित पूछेगा। प्रोजेरिया तो याद रखिएगा ये कम आयु में जो है क्या होता है वृद्धावस्था का लक्षण दिखाई देता है। बच्चा कम उम्र में दिखते हैं लेकिन उसका जो है वो वृद्धावस्था उसमें आ जाता है। ठीक है, तो कम आयु में वृद्धावस्था का लक्षण दिखाई देता है, तो याद रखिएगा प्रोजेरिया बोलते हैं इसको। और एक और याद रखिएगा इसको जो है डीमोन्सिया। ठीक है जी, डीमोन्सिया किससे संबंधित पूछेगा। तो याद रखिए तर्क ना कर पाना, आपकी जो स्मृति कमजोर है बोलते हैं इसमें, और आप किसी चीज़ को तुरंत सडनली नहीं सोच पाते, इसलिए इसको क्या बोलते हैं डिमोन्सिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने इसको जो बताने का बिल्कुल प्रयास किया साथियों। आप इसको 1 से 2 बार देखेंगे तो बिल्कुल आपको ये याद हो जाएगा। इसी को जो है पठन संबंधी विकार को यहाँ पे बता दिया गया है, कब पे भी क्वेश्चन आया हुआ है देख सकते हैं आप। उसी को मैं बता रहा था आपको अभी। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, पठन संबंधी विकार से, उसको जो है मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। इसमें वर्ण तथा शब्दों को क्या होता है उल्टा पढ़ने से संबंधित ये विकार है। जैसे वास को जो है साफ पढ़ेंगे, अनक्लियर को जो है न्यूक्लियर पढ़ेंगे, इस तरह से इसमें क्या होता है बच्चा जो है इस प्रॉब्लम में फंसा रहता है। इसी तरह पठन संबंधी विकार में 3 चीज़ें हैं दोस्तों, एक तो डिसलेक्सिया, एक अलेक्सिया, एक जो है हाइपरलेक्सिया। अलेक्सिया किससे संबंधित है पूछेगा तो याद रखिएगा ये भी पठन संबंधी विकार होता है। इसमें पढ़ने की शक्ति क्या हो जाती है लोप हो जाती है। एक नेक्स्ट है हमारा जो हाइपरलेक्सिया, इसको याद रखिएगा ये भी पठन से संबंधित है। आपको दे देगा इनमें से कौन सा जो पठन संबंधी विकार नहीं है, और यहाँ पे डाल दिया मान के चलिए डिसग्राफिया, तो डिसग्राफिया इससे संबंधित पठन संबंधी विकार नहीं है क्योंकि वो लेखन से संबंधित विकार है। तो इस तरह से याद रखिएगा डिसलेक्सिया, अलेक्सिया तथा हाइपरलेक्सिया। इसमें शब्दों तथा वाक्यों का क्या होता है अवबोध हो पाता है दोस्तों। ठीक है, उसमें जो है आप उसको अवबोध नहीं कर पाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अभिलेखन संबंधी विकार है ना। कौन कौन सा जो है अभिलेखन संबंधी विकार है, तो इसमें आप देख पा रहे हैं पहला जो है हमारा डिसग्राफिया जिसको मैंने आपको बताया है। इसमें आप लेखन संबंधी विकार में जो है आपका अपूर्ण अक्षर या शब्द लिखना, ये सभी जो जितने भी त्रुटिपूर्ण होगा या ग्राफ बनाने से संबंधित, तो लिखने संबंधित जो भी आपका जो त्रुटि होगा वो किस में आएगा डिसग्राफिया में आएगा। फिर है आपका जो है अप्रेक्सिया, ये किससे संबंधित है तो ये शारीरिक विकार से संबंधित है, याद रखिएगा इसको शारीरिक विकार से संबंधित है। इसमें मांसपेशियों का जो क्या होता है संचालन का संबंध जो है सूक्ष्म होता है, चलने लिखने टहलने इत्यादि बोलने में जो क्या होता है व्यक्ति जो है निपुण रूप से इसमें निपुण नहीं हो पाता है। फिर देखिए एग्रोफिया क्या से संबंधित पूछेगा, याद रखिए दोस्तों ये भी लिखन संबंधी एक विकार है जिसमें बालक जो है द्वितीय भाषा के प्रति क्या होता है अक्षमता प्रकट करता है, मतलब सिर्फ वो एक ही लैंग्वेज को जानता है, द्वितीय भाषा को नहीं समझ पाता, इसलिए एग्रोफिया। इनमें 3 ठो याद रखिएगा, एक मैंने डिसग्राफिया, दूसरा जो है अप्रेक्सिया, तीसरा जो है एग्रोफिया। ठीक है जी, ये तीनों जो है लेखन संबंधी विकार है। चलिए एक इंपॉर्टेंट इस चीज़ को मैंने बता चुका है आपको, गणित से संबंधित विकार में याद रखिएगा तो डिसकैलकुलिया। जब भी आप गणितीय प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन करते हैं, इसलिए ये किससे संबंधित है तो गणितीय विकार संबंधित है। इसमें याद रखिएगा पूछ देगा सूत्र तथा सिद्धांतों का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो याद रखिएगा डिसकैलकुलिया में किया जाता है। ठीक है जी, इसको भी पूछ चुका है सीजी व्यापम टेट में, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों भाषा संबंधी विकार में तो एक होता है अफेजिया, एक होता है डिस्फेजिया। अफेजिया में ये होता है साथियों, यह एक भाषा संबंधी विकार है। मौखिक रूप से अधिगम अक्षमता को अफेजिया कहा जाता है। ठीक है जी, सीखने की जो अक्षमता होती है, जो बोलने की जो अक्षमता होती है, मौखिक रूप से जो आप बोलते हैं उसमें अगर आप अक्षम है तो उसको क्या कहा जाएगा अफेजिया कहलाएगा। छात्र मौखिक रूप से जो है बोलने तथा सीखने के विचार जो है अभिव्यक्त कर पाने में ये कठिनाई महसूस करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है डिस्फेजिया किससे संबंधित है, याद रखिएगा अधिगम अक्षमता संबंधित ये भी विकार है। इसमें भी बोल पाने में व्यक्ति क्या होता है अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर पाने में कठिनाई महसूस होता है। इस तरह से भाषा संबंधी विकार में पूछेगा तो याद रखिएगा अफेजिया तथा डिस्फेजिया। नेक्स्ट है दोस्तों चिकित्सीय लक्षणों के आधार पर जो है एक ये क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, चिकित्सीय लक्षणों के आधार पर जो है प्रमस्तिष्क जो है पक्षघात 4 प्रकार के बताए गए। एक क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ चुका है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे वर्णित किया गया है। प्रमस्तिष्क जो है पक्षघात के जो है 4 प्रकार बताए गए हैं। इसमें याद रखिएगा कौन कौन सा है, तो पहला जो है स्पास्टिसिटी बोलते हैं, दूसरा को बोलते हैं एथोसिस बोलते हैं, एथेटोसिस बोलते हैं, थर्ड जो है एटाक्सिया बोलते हैं, और चौथा जो है मिक्स्ड बोलते हैं। बस एक बार नाम को देखे रहिएगा, इनमें से कौन सा नहीं है पूछेगा या कौन सा प्रकार है 4, तो इसको याद रखिएगा प्रमस्तिष्कीय पक्षघात के 4 प्रकार हैं। फिर नेक्स्ट है इसमें जो है NVLD का फुल फॉर्म पूछा गया था दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है पूछा गया था, फुल फॉर्म को याद रखिएगा। ये अशाब्दिक जो है सीखने की क्षमता बोलते हैं, नॉन वर्बल जो है लर्निंग डिसऑर्डर है, नॉन वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। चलिए आगे देखते हैं साथियों। फिर देखिए इसमें जो अक्षमता के प्रकार को वही जो मैंने अभी बताया था, इसको जो मैंने एक जगह कंपाइल कर दिया है, ये जो है
HR सर का जो नोट्स तथा जो हिमांशी मैम का नोट्स को एक जगह मैं अरेंज कर दिया है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं, जिसके पास नोट्स नहीं होगा इसका PDF मैं भेज दूंगा, है ना जी, परेशान नहीं होना है। तो इस तरह से दृष्टि के मतलब जो है अक्षमता के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, तो दृष्टि अक्षमता हो सकती है जिसको विजुअल बोलते हैं, श्रवण संबंधी तो आपका ये सुनाई नहीं देगा, मानसिक हो सकती है, इंटेलिजेंस से संबंधित गामक हो सकती है तथा अधिगम से संबंधित हो सकती है। तो इस तरह से मैंने इसको जो है बता दिया है। इसको थोड़ा सा एक बार और शॉर्ट में देख लीजिए, इसमें और बहुत सारे जो है पॉइंट्स दिए गए हैं। डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ये जो पठन संबंधी विकार है। नेक्स्ट इसमें पढ़ने संबंधी कठिनाई होती है। ई और क का जो इसमें भेद नहीं कर पाता है बच्चा। सा को वाज, अनक्लियर को क्लियर, इसमें अंतर नहीं कर पाता है। लेटर जो है रिसीव कर देना क्या करता है, लेटर जो है रिसीव कर देना, पढ़ाना इत्यादि से क्या है संबंधित है, जो पढ़ने में कठिनाई महसूस होती है, लिखने में भी त्रुटि हो सकती है। ठीक है जी, ये तो ये क्या है डिस्लेक्सिया। नेक्स्ट हमारा अगला देखिए, अप्रक्सिया किससे संबंधित है, फिर उसी का डिटेल है दोस्तों, है ना। तो इसलिए हम देखेंगे अप्रक्सिया को याद रखिएगा, ये शारीरिक विकार से संबंधित है। इसमें मांसपेशियों का संचालन जो है सूक्ष्म गति कौशल जैसे लिखने पढ़ने टहलने इत्यादि में जो निपुण नहीं हो पाते हैं। ठीक है। फिर अगर देखिए डिस्प्रक्सिया किससे संबंधित है, तो ये जो है अप्रक्सिया का एक प्रकार है तथा मस्तिष्क क्षति का इसमें कारण होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसमें आगे और बताया गया कि हाथ और जो है आंखों के बीच में जो है समन्वय का संतुलन नहीं हो पाता है तथा तंत्रिका तंत्र संबंधी जो विकार है, सेंसर जो आपका जो इंटीग्रेशन डिसऑर्डर इसको कहते हैं। ठीक है जी साथियों, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा अगला जो है अफेजिया किससे संबंधित है, तो ये सब याद रखिएगा भाषा के संप्रेषण का जो है इससे संबंधित है। भाषा तथा संप्रेषण के अधिगम से जो है अक्षमता से संबंधित है। इसमें जो है मौखिक रूप से जो है सीखने, है ना, मौखिक रूप से जो सीखने तथा विचारों को अभिव्यक्त करने की इसमें समस्या आपको देखने को मिल सकती है। मस्तिष्क में जो किसी प्रकार का जो है क्षति से ये संबंधित है, याद रखिएगा अफेजिया। फिर याद रखिएगा डिस्फेजिया किससे संबंधित है, तो मस्तिष्क के क्षति के कारण जो बातचीत करने में जो है पूर्ण तथा आंशिक रूप से व्यक्ति क्या हो जाता है, अक्षम हो जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा डिस्फेजिया को। ठीक है साथियों, नेक्स्ट देखिए अलेक्सिया किससे संबंधित है। अलेक्सिया को याद रखिएगा, ये मस्तिष्क से क्षति के कारण जो पढ़ने में क्या हो जाता है, अक्षमता है दोस्तों। ठीक है, ये भी वही डिसलेक्सिया का जो एक प्रकार है अलेक्सिया, सामने में मैं बताया था। इसमें अंधता तथा पाठ अंधता या विजुअल क्या हो जाता है, अफेजिया भी इसका अन्य नाम है इसका, इसको याद रखिएगा। इसको डिसलेक्सिया के अंतर्गत ये होता है। फिर इसमें देखिएगा अलेक्सिया के कारण जो अफेजिया हो जाता है तथा डिसग्राफिया जैसे इसमें जो अक्षमता होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए आगे हमारा जो है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया मैंने बताया था, ग्राफ जो है लेखन संबंधी विकार है, ठीक से नहीं लिख पाते हैं, हाथ हथेली अंगुली इत्यादि में गड़बड़ी देखने तो मस्तिष्क संबंधी विकार की गड़बड़ी यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए डिसकैलकुलिया में आप देख पा रहे हैं कि आपको गणितीय तथा अंगणितीय समझने से ये संबंधित है। न्यूमेरिकल जो भी आप जो सूत्र हो गया, चार्ट हो गया, टेबल हो गया, ग्राफिक्स हो गया, जो भी आप कर रहे हैं गलती कर रहे हैं वो किससे संबंधित है, डिसकैलकुलिया जो गणितीय संबंधी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डिस्थीमिया किससे संबंधित है, याद रखिए गंभीर तनाव संबंधित, इसको मैंने बता चुका है। मनो मस्तिष्क हमेशा जो क्या उससे निम्न होता है तथा इसके जो है अधिगम क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है साथियों। चलिए ये था हमारा जो है लर्निंग डिसऑर्डर। इसमें एक छोटा सा चैप्टर है और बहुत ही अच्छा यूनिक चैप्टर है दोस्तों, याद रखिएगा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, इससे लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे से। तो हम इसको थोड़ा देखेंगे और इसको जो एक जगह मैंने समाहित कर दिया है, तो आप इसको देखते चलिए। देखिए दोस्तों, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे किसको बोलते हैं या क्या चीज़ है, तो याद रखिएगा ऐसे बालक जो किसी शारीरिक हो गया, चाहे मानसिक हो गया, सामाजिक तथा शैक्षणिक इत्यादि विशेषता के कारण जो है किसी सामान्य या औसत बालक, है ना, से उस सीमा तक जो क्या है विशिष्ट रूप से भिन्न है। मान के चलिए कोई व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा जो है इंटेलिजेंट हो जाता है, या कोई जो है बहुत ज़्यादा जो है क्या है कमज़ोर है, पढ़ने में कमज़ोर है, या मानसिक रूप से कमज़ोर है, या शैक्षिक रूप से कमज़ोर है, तो ये क्या होता है किसी सामान्य व्यक्ति या सामान्य जो बालक है या औसत बालक है उससे क्या है थोड़ा सा ये भिन्न है। ठीक है, इसी को क्या बोला गया है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। ठीक है जी, इसमें जेन्युइन जो है हम हैंडीकैप्ड को भी शामिल करते हैं। इन सभी को याद रखिएगा जिनका जो है IQ जो है थोड़ा क्या रहता है, कम रहता है। इसी को आगे बताते हैं कि सिरिल बट बोलते हैं, इसको याद रखिएगा, मनोवैज्ञानिक है सिरिल बट। ये बताते हैं कि जिनका IQ जो है 85 से कम है वो कौन क्या होते हैं, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सिरिल बट के हिसाब से जिनका IQ जो है 85 से कम होता है वो क्या होते हैं, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं। फिर देखिए साथियों, इसका वर्गीकरण देखेंगे आप, तो इसका वर्गीकरण में आप देख पा रहे होंगे कि इसको कोई शारीरिक विकार हो सकता है दोस्तों, या मानसिक विकार हो सकता है, या शैक्षणिक विकार हो सकता है, या सामाजिक विकार हो सकता है। शारीरिक विकार है तो वो बोल नहीं सकता, वाक संबंधी उसमें मतलब जो है डिसऑर्डर हो सकता है, या श्रवण संबंधी, सुनने संबंधी, या दृष्टि संबंधी, या
बोलने संबंधी बाधित, ये सभी इसमें जो है क्या हो सकते हैं, बाधा हो सकते हैं। मानसिक रूप से अगर वो विशिष्ट आवश्यकता वाला बच्चा है तो यह प्रतिभाशाली होगा, वो बहुत ज़्यादा जो है गुणवान व्यक्ति होगा, या सृजनशील होगा, उसमें क्रिएटिविटी होगी, या मानसिक रूप से क्या होगा, वो कमज़ोर होगा। शैक्षणिक रूप से अगर देखें उसका वर्गीकरण तो यह या तो तीव्र होगा, वो बच्चा जो है ये अयोग्य होगा, या पिछड़े रूप से क्या होगा, वो बालक होगा। नेक्स्ट होगा, इसमें देखो सामाजिक रूप से देखें तो सामाजिक में जो है समस्या संबंधी होगा, या बाल अपराध से ग्रसित होगा, या विचलित होगा। ये सभी जो क्या होते हैं, विशिष्ट आवश्यकता बच्चे वाले के वर्गीकरण के जो है सामाजिक क्षेत्र में आते हैं। इसको 4 भाग में शारीरिक, मानसिक, शैक्षणिक तथा सामाजिक में जो है वर्गीकृत किया गया है। चलिए, इसका 2-3 क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें पहला जो ये पूछा गया था कि दृष्टिबाधित बालक, इसके बारे में क्वेश्चन लगातार आ चुके हैं। याद रखिएगा, दृष्टि बालक बच्चे जो है क्या होते हैं, कमज़ोर दृष्टि वाले होते हैं। इनका जो थोड़ा सा दृष्टि होता है वो क्या होता है, कमज़ोर होता है, मतलब वो देख नहीं पाते। इसको जो है क्या बोलते हैं, ये मतलब जो ये देख नहीं पाते, विजुअल इनका जो क्लियर नहीं होता, इसलिए अंधे बालक या अंधे दिव्यांग के प्रकार में इनको शामिल किया जाता है। इसके अध्ययन के लिए याद रखिएगा ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप पढ़े भी होंगे इसका। इसकी खोज जो है 1824 में जो है लुईस ब्रेल नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। लुईस ब्रेल नामक जो है मनोवैज्ञानिक के द्वारा जो 1824 में ब्रेल लिपि का जो क्या किया गया था दोस्तों, खोज किया गया था। एक इसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसको याद रखिएगा। हेलेन केलर की जो है ट्यूटर, जिनका नाम क्या है ना, एनी सुलिवन, इन्होंने क्या होता है, ये दृष्टि हानि से क्या थी, पीड़ित थी। तो ये दोनों लाइन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेलेन केलर की जो है ट्यूटर, तो एक तो 2 नाम इससे पढ़िएगा, एक तो हेलेन केलर का नाम याद रखिएगा, उनकी ट्यूटर का नाम है एनी सुलिवन, है ना। ये क्या थी, इस जो बीमारी से, दृष्टि बालक बच्चे जो है इस बीमारी से संबंधित थी। नेक्स्ट हमारा अगला देखिए, श्रवण बाधित। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। श्रवण बाधित मतलब जाहिर सी बात है वो सुन नहीं पाएगा इससे, तो इसका डिसऑर्डर क्या है, सुनाई नहीं देना उसको। इसके अध्ययन करते हैं तो इसको दृश्य भाषा या सांकेतिक भाषा या गतिविधि या चेहरा हाव भाव इत्यादि के माध्यम से इनको सिखाया जाता है। जैसे ब्रेल लिपि में क्या करते हैं हम, जो लुईस ब्रेल द्वारा जो खोजा गया था उसमें जो अक्षरों को जो है छू कर वो क्या करते हैं, महसूस करके पता करते हैं। जबकि श्रवण बाधित है तो उनको जो हम किसी, अब सुन नहीं सकते जी, तो क्या करेंगे, उनको कुछ दृश्य दिखाएंगे या सांकेतिक कुछ हाव भाव, या अपना जो है अपना हाथ वाथ हिला के उनको जो किसी प्रकार के जो आपका गतिविधि होगा या चेहरे के हाव भाव से मुस्कुराएंगे, समझ जाएगा कि वो पॉजिटिव में बोल रहे हैं करके। इस तरह से हम क्या करते हैं, उनको अध्ययन कराने का प्रयास करते हैं। इसमें खास तौर से याद रखिएगा, इनका नाम जो है काकलियर, है ना। काकलियर जो है इनसे ज़्यादा प्रभावित थी। काकलियर प्रत्यारोपण जो है श्रवण से क्या है, प्रभावित है। तो इनका नाम याद रखिएगा, काकलियर जो प्रत्यारोपण किससे संबंधित है, तो श्रवण से प्रभावित थी काकलियर। उसके बाद जो है इम्प्लांट क्या चीज़ है, तो ये याद रखिएगा, ध्वनि को जो बढ़ाकर, जो जैसे आप एक ठो कान में लगाते नहीं है जी, उसी के बारे में बात कर रहा है ये। तो कॉकलियर जो है ना, काकलियर क्या है, इम्प्लांट क्या चीज़ है पूछेगा, तो याद रखिएगा ध्वनि को जो बढ़ाकर उपयोगकर्ता के जो है अधिक करना, ठीक है, मतलब उसमें जो साउंड थोड़ा सा अधिक आएगा। बस ये दोनों तीनों नाम आप एकदम याद रखिएगा, बिल्कुल, है ना। दृष्टि बालक बच्चे और श्रवण बाधित वाले बच्चे, बिल्कुल जी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका नोट्स मैं पूरा टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा एज इट इज़ दोस्तों, आप बिल्कुल जाकर चेकआउट करिए, उसको पढ़िए, सीधा निकाल के पढ़िए, बिल्कुल आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें दोस्तों। चलिए, आइए थोड़ा सा और बचा है हमारा, आप बस थोड़ा धैर्य बनाकर बैठे रहिए। इसमें कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जैसे देखिए, टर्मन ने जो है प्रतिभाशाली बच्चे के जो है बारे में बताया है। तो टर्मन और तथा मेरिल ने बताया है कि बालकों की जो बुद्धि लब्धि कितना होता है, 140 प्लस होता है। जिस बच्चों की जो IQ है 140 प्लस है, उसको जो है टर्मन तथा मेरिल ने क्या कहा है, वो जो बालक क्या है, बुद्धि मतलब बुद्धिशाली है, प्रतिभाशाली बच्चे हैं। इसी को जो है फिर बैटले ने क्या कहा है, बैटले ने कहा है कि जिनका जो बुद्धि लब्धि जो है 110 प्लस है, उसको क्या कहा है इन्होंने, प्रतिभाशाली बच्चे कहा है। क्रो एंड क्रो के हिसाब से क्या है देखिए, तो वे बच्चे जो कला, संगीत तथा अभिनय इत्यादि करते हैं तथा एक से अधिक उनके पास क्या होता है, विशेष योग्यता होती है, उसी को प्रतिभाशाली बच्चे कहते हैं। क्रो एंड क्रो के हिसाब से वो बच्चा जो है कला भी जानता है, संगीत भी जानता है, अभिनय करना भी जानता है, माने एक से अधिक क्या है उसके पास गुण हैं, उसी को जो है प्रतिभाशाली बच्चे के रूप में उसको शामिल करते हैं, क्रो एंड क्रो। फिर अगला देखिए, नेक्स्ट हमारा जो है स्नीकर महोदय क्या बोलते हैं, स्नीकर महोदय कहते हैं तथा हैरीमैन कि 1% जो बालक हैं जो सबसे ज़्यादा अधिक बुद्धिमान है वही क्या है, प्रतिभाशाली बच्चे हैं। मतलब उनके कहने का मतलब एक है कि 1% बालक जो सबसे ज़्यादा जो बुद्धिमान है वही क्या है, प्रतिभाशाली बच्चे हैं। तो ये अलग अलग स्टेटमेंट्स है साथियों, तो इसको याद रखिएगा। ये परिभाषा एड इज पूछ जाता है, वैसे तो परिभाषा रखने के लिए बहुत सारा है, लेकिन मैंने इसमें कुछ ही जो चुनिंदा परिभाषा को शामिल किया जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। आप इसमें देख पा रहे होंगे कि ये जो है प्रतिभाशाली
जो बालक होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है। तो मानसिक रूप से ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मानसिक कार्यों में जो क्या होता है निष्पादन कर सकते हैं, उनके बाद जो है इतना मेंटलिटी रहता है कि वो किसी कार्य को कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। बाल केंद्रित उसमें क्या होती है, योग्यता होती है। जब भी आपको पूछा जाएगा कि कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, कक्षा तो इस तरह से शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, तो याद रखिएगा बच्चे के अनुकूल आपका जो है कक्षा का वातावरण होना चाहिए, ये नहीं कि शिक्षक के केंद्रित। तो ये इसको भी याद रखिएगा, बाल केंद्रित उसमें क्या होना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट देखिए, अमूर्त तथा विवेचनात्मक चिंतन करने की उसमें योग्यता होती है। अधिक लोकप्रिय होते हैं वो, अपने निर्णय को स्वतंत्र रूप से ले सकते हैं। आंशिक, है ना, अनुवांशिक कारकों से क्या होता है वो प्रभावित होते हैं तथा मौलिक चिंतन वो कर सकते हैं। तो ये उसकी कुछ विशेषता थी जिसको मैंने आपको बता दिया है। फिर 1 2 4 पॉइंट बचा है दोस्तों, बस इसको देख लीजिए एक बार। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे इसमें बताया गया है कि आँखों की जो है कॉर्निया का जो सूखना ही क्या चीज़ है, एक प्रकार की अपंगता है। आँख का जो कॉर्निया सूख जाता है उसी को क्या बता रहे हैं, अपंगता। एक दोस्तों इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आरपीडब्ल्यूपी एक्ट 2016 के हिसाब से, है ना, दिव्यांगता जो है अधिनियम के 2016 के हिसाब से दिव्यांगता के जो प्रकार है वो टोटल कितना बताया गया, 21 प्रकार है। अभी पूछेगा आपको दिव्यांगता के टोटल कितने प्रकार थे, याद रखिएगा 21 प्रकार हैं। ये कौन सा एक्ट के तहत जो है, तो आरपीडब्ल्यूपी एक्ट 2016। नेक्स्ट देखिए, ICIDH, इसका फुल फॉर्म क्या है पूछा है दोस्तों, तो याद रखिएगा उसका होता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट्स, है ना, डिसेबिलिटी एंड जो है हैंडीकैप्ड। तो इसको याद रखिएगा, ICIDH का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट्स, डिसेबिलिटी एंड जो है हैंडीकैप्ड। नेक्स्ट है वही जो मैं बता रहा था आपको, ये RPDW एक्ट, ये है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। इसके हिसाब से जो कितना लर्निंग डिसेबिलिटी बताया गया है या दिव्यांगता का प्रकार बताया गया है, तो 21 प्रकार के दिव्यांगता का प्रकार बताया गया है। चलिए, ये वही है दोस्तों जो मैंने आपको शुरू में बता दिया गया है, शॉर्ट में लिख दिया है कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, तो पढ़ने संबंधी विकार से। डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है, लेखन से। कैलकुलिया मतलब गणितीय काम करेंगे आप। डिस्फेजिया किससे संबंधित है, वाक संबंधी। और डिस्पेक्सिया किससे संबंधित है, लेखन तथा चित्रांकन संबंधी। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा इसमें आप जो डिसआर्थो, हाँ ये कुछ इंपॉर्टेंट है, 4 5 इंपॉर्टेंट है बस लास्ट। इसमें जो डिसआर्थोग्राफिया किससे संबंधित, याद रखिएगा वर्तनी से, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको बकायदा घेर दिया है। आप इसको देखिए, डिसआर्थो किससे संबंधित पूछेगा तो वर्तनी से। ऐसे कुछ कुछ पॉइंट को आप सिर्फ जो है कीवर्ड टाइप से याद रखिएगा, तभी याद होगा। इसमें देखिए, ऑडिटरी किससे संबंधित, प्रोसेसिंग डिसऑर्डर पूछा है, तो याद रखिए ऑडिटरी से ऑडियो याद रख सकते हैं। ऑडियो मतलब जो है आपका श्रवण संबंधित। विजुअल समझ चुके हैं, दृश्य से संबंधित है। सेंसरी इंटीग्रेशन किससे संबंधित है, ये इंद्रियों से संबंधित है। एक और देखिए लास्ट बच गया हमारा, ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग डिसऑर्डर किससे संबंधित है, तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब ही संगठन होता है, तो संगठनात्मक जो पठन संबंधी विकार से संबंधित है। तो ये रहा दोस्तों हमारा लर्निंग डिसऑर्डर। और मैंने ऐसी ही CDP का बहुत सारा क्लास लिया है। अभी आपके आगामी जो है CG टेट शिक्षक भर्ती वर्ग 2 3 वर्ग 1 तथा आपका जो अभी वर्तमान में CGPSC द्वारा जारी किया गया है अधीक्षक का पेपर, है ना, उसमें जो है बाल विकास का जो है वेटेज रखा गया है दोस्तों। तो आप बिल्कुल चैनल से जुड़िए, अजीत निराला यूट्यूब चैनल से। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें दोस्तों। अपने साथियों को ज़रूर जो है मतलब वीडियो को भेजें और अपना प्रतिक्रिया सुझाव जरूर दें, ताकि आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसको भी बताएं, है ना जी, ताकि मैं उससे संबंधित वीडियो आपको बना सकूं। तो अभी तक आप देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। धन्यवाद साथियों।